स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया है, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, साथ में लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द न्यू चैप्टर एंड न्यू क्लास। टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे कि अपन लोग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं, उसी के उसमें हम पढ़ते हैं कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। देखो, इन्वेंट्री का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा स्टॉक जो कि कंपनी के अंदर होता है और उसमें बहुत सारी चीजें भी शामिल होती हैं, वो कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं जिनसे हम किसी प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ये कहता है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। इसमें हो जाता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड सप्लाईज। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। अगर ये पूछा जाए कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी कैटेगराइज किया जा सकता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होता है, कुछ लोग कहते हैं WIP जिसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो ये कहना चाहिए इन्वेंट्री में ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड एज वेदर दे आर रॉ मटेरियल, वेदर दे आर वर्क इन प्रोग्रेस, वेदर दे आर जो फिनिश गुड्स हैं और या फिर वो सप्लाईज है। इसमें टूल्स और इक्विपमेंट्स भी शामिल होते हैं। तो इस चीज को ही समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री में शामिल क्या क्या है। हमें जिसका मैनेजमेंट करना है उसका एरिया या उसका स्कोप कहाँ तक है। तो ये बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। इन्वेंट्री को कहा गया है इट इज अ फिजिकल रिसोर्स दैट होल्ड्स इन स्टॉक विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मोर वैल्यूएबल स्टेट। इसमें वो सारी चीजें शामिल हैं जिसे हम बेचने के लिए या उसका वैल्यू एडिशन करके हम उसको उसका यूटिलिटी बढ़ाते हैं। उन सब चीजों को हम फिजिकल रिसोर्सेज को हम सब इन्वेंट्री कहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इन्वेंट्री में ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। तो इन्वेंट्री अगर समझ में आता है तब कहीं जाकर के एक मैनेजर को इजी होगा कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं कि इन्वेंट्री में वो सब चीजें शामिल होंगी जो स्टॉक के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा उन सब चीजों को भी हम शामिल करेंगे जो आइडल स्टेट में है या आइडल रिसोर्सेज हैं लेकिन यूजेबल है। ठीक है, तो जिन भी चीजों को हम यूज कर सकते हैं और यूज कर रहे हैं उन सब चीजों को हमने इन्वेंट्री कहा। अब आगे की बात करते हैं, क्या रीजंस होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक बात आप हमेशा याद रख लेना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो चाहे वो प्रोड्यूसिंग यूनिट हो, उसकी करंट असेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट पार्ट जो होता है ना, वो इन्वेंट्री होता है। क्योंकि बहुत बड़ा पैसा उस प्रोडक्ट को बनाने की लिए जो हमारा मटेरियल है, जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसमें लगा हुआ होता है। तो ये कहा जा सकता है कि करंट असेट्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट को कंपोजिट करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है इन्वेंट्री। इसलिए इसका मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जा सकता है कि अगर ऑन एन एवरेज की बात करें तो करंट एसेट्स का लगभग 60% इन्वेंट्री होता है। अगर हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं तो 60% इन्वेंट्री होता है हमारे इंडिया में। तो आप एक मिनट के लिए सोचो, 100% में से 60% जिस चीज पे आपने फोकस किया होगा या कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हुई होगी, उसका मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है। इसके अलावा वही कहता है कि क्योंकि बहुत बड़ा फंड इसमें इन्वेस्ट हुआ होता है, कंसिडरेबल अमाउंट होता है फंड का लगा हुआ, इसलिए भी इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। हम वो सारे कारण पढ़ रहे हैं क्यों इसको मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्या कारण है ऐसे। इसके अलावा कहता है अगर हम हमारे मैनेजमेंट का इफेक्टिव और एफिशिएंट जो मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं तो हम अपने जो भी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है उनको अवॉइड करने के लिए भी हमें इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्योंकि इसके जरिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इन्वेंट्री एक एफिशिएंट लेवल पे कब है। ना तो अंडर इन्वेंट्री होना चाहिए, ना ही ओवर इन्वेंट्री होना चाहिए स्टॉक। यानी हमें जितनी जरूरत हो उससे ना तो बहुत कम और ना ही तो बहुत ज्यादा।
और ये चीज का लेवल हमें पता लगाना होगा, तो ये मैनेजमेंट टेक्निक्स के ही जरिए हम पता लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनेज द इन्वेंट्री, राइट। इसके अलावा ये कहता है जितना भी अगर आपने अननेसेसरी इन्वेंट्री कर लिया है या उसका मैनेजमेंट हमने अगर अच्छा नहीं किया है, तो यकीन मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो है वो तो गिरेगा ही गिरेगा, और लास्ट में हम फेलियर तक पहुंच सकते हैं। ये वो एरिया है जहां पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है, हम माइनस में जा सकते हैं। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसका ध्यान रखें, इसका मैनेजमेंट करें। और ये कहते हैं साथ में कि जितना भी 10 to 20% ऑफ इन्वेंट्री है उसको यूज किया जा सकता है रिड्यूस करते हुए विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय यूजिंग सिंपल इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स। यानी 10 से 20% हम रिड्यूस कर सकते हैं उस वेस्टेज को, जो अगर हमने ढंग से प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर लिया हो उस पर तो। और ये फैक्ट है, कई चीजों को हम अगर तरीके से प्लान कर लें और उनको कंट्रोल कर लें तो हम बर्बादी को कम से कम 10 से 20% रोक सकते हैं, और ये रोक लेना ही जस्ट इक्वलेंट टू जनरेट द प्रॉफिट होता है। इसलिए भी इसकी जरूरत होती है। अब आगे की बात करते हैं कि जो इन्वेंट्री है इसको 3 वजहों से हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी ये कारण है, एक तो कहता है कस्टमर डिमांड की वजह से। कस्टमर डिमांड ये कहते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी वैरायटी ऑफ डिमांड होते हैं, तो मीट वेरिएशन इन कस्टमर डिमांड वी हैव टू मैनेज द इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड को आप एक तो अनएक्सपेक्टेड मानना और एक अनप्रिडिक्टेबल मानना, यानी जिसकी अपन उम्मीद नहीं कर सकते। तो अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सपेक्टेड एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड्स को मीट करने के लिए, उससे अपने आप को compete करने के लिए, मैच करने के लिए भी हमें इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये कह रहे हैं कि स्मूथ जो फंक्शनिंग होना चाहिए, सीजनल हो चाहे साइक्लिक डिमांड हो, उस डिमांड की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हुई ये बात जहाँ पे कस्टमर डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं प्राइस से रिलेटेड इतने इशू हो सकते हैं, चाहे वो टेम्परेरी प्राइस डिस्काउंट्स हो या वो प्राइस इंक्रीज अगर हो रहा है उसके अगेंस्ट में कोई हेजेस वगैरह हो, या कोई एडवांटेज लेना हो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट्स की वजह से। यानी अगर आप 500 यूनिट खरीदने वाले थे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलता, लेकिन अगर 800 यूनिट खरीद लेते हो तो आपको डबल ऑफ डिस्काउंट मिल सकता है। तो व्हाई नॉट प्रेफर द 800 यूनिट्स परचेसिंग। तो ये जो चीज़ है, जो एक बल्क में खरीदने से आपको डिस्काउंट मिलता है, इस प्राइस की वजह से भी हम इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है। अब एक बात होती है, चाहे प्रोसेस कह लो चाहे इसकी सप्लाई कह लो, उस वजह से भी हम इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं। और ये 2 तरीके की हो सकती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हम ये कहते हैं जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से हम अगर इन्वेंट्री पे कुछ और चीज़ें करते हैं, अपसेट्स करते हैं इन पार्ट्स ऑफ ओन प्रोसेसेस में। और एक्सटर्नल में हो जाता है जो अब आने वाले दिनों में जो गुड्स तैयार होने वाली है उसमें अगर कोई डीले होने वाली है तो उसकी वजह से भी हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है कि किस तरीके से। अगर जैसे अभी इस समय कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, तो कई लोगों ने अपने इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए, अपनी डिमांड को मेंटेन करते हुए, जिस तरह की डिमांड है उस तरीके से अपना प्रोडक्शन करो, कम से कम कॉस्ट इन्वेस्ट हो, प्राइस इस तरह से सेट करो कि प्रॉफिट भी मेंटेन हो जाए और अपनी कॉस्ट भी निकल जाए। ये सारी चीज़ों पे दिमाग लगाते हुए जो एक्सटर्नल रीजंस है उस वजह से भी अपनी प्रोसेस और सप्लाई पे हमें इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए वो रीजंस जिसमें हमने कहा कि इन्वेंट्री को मैनेज क्यों करना पड़ता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। तो आप यकीन मान लीजिए, to maintain a optimum size of inventory for efficient and smooth production and sales operation। जितना भी हमारा प्रोडक्शन और सेल्स ऑपरेशन है उसकी efficient smooth functioning के लिए भी हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है। इसके अलावा कहता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो इन्वेंट्री में, ज़्यादा ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी, और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हमारा लक्ष्य हो जाता है। और ये एक पॉइंट हो जाता है कि effort should be made to place an order at the right time with right source to acquire the right quantity at the right price and right quality। तो सही चीज
सही कीमत पर, सही प्लेस पर, सही क्वांटिटी में, सही क्वालिटी में पहुंच जाए, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। उसमें शामिल होना चाहिए कि इंश्योरिटी, किस चीज की, कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा, ताकि कि जो अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन चलता रहे, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी रुकावट ना आए, इस चीज की इंश्योरिटी होनी चाहिए। नंबर 2 कहते हैं कि मेंटेनेंस होनी चाहिए, एक सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की, ताकि कि कोई भी शॉर्ट सप्लाई या प्राइसेस चेंजेस की वजह से कोई बदलाव या रुकावट ना आने पाए। इसके अलावा कहते हैं तीसरा एक बात शामिल होनी चाहिए इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कि मेंटेन सफिशिएंट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री फॉर स्मूथ सेल्स ऑपरेशंस एंड एफिशिएंट कस्टमर सर्विसेज। हमारे जितने भी सेल्स ऑपरेशंस हैं और जितने भी हमारी कस्टमर सर्विसेज हैं, उसमें एक स्मूथ फंक्शनिंग मेंटेन रह सके, ये भी एक अच्छी बात होती है एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। एक बात और कहते हैं कि जो कैरिंग कॉस्ट होती है या जो टाइम होता है, उसमें भी मिनिमाइज होना चाहिए, यानी चीज बन जाए या चीज बनने से लेकर जो चीज कच्ची है, रॉ है, उसके बीच में कैरिंग का टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर फ्रॉम रॉ टू फिनिश गुड्स कन्वर्जन होना चाहिए। तो ये भी एक कहना चाहिए जो अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है उसका एक ये इंडिकेशन है। उसके अलावा एक और बात है कि इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी एक पॉइंट रहना चाहिए, एक फोकस रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया, इफेक्टिव या ऑप्टिमम है, राइट, ताकि कि हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सके। अब ऑप्टिमम लेवल तक लेके जा सके, उसमें आप यकीन मान लो 3 तरह की कॉस्ट शामिल होती है। ऑप्टिमम ले जाने के लिए एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है कैरिंग कॉस्ट और एक होता है स्टॉक आउट कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले जरा समझ लेते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, चाहे वो कोटेशन हो या टेंडर होते हैं, रिक्विजिशंस लगाई जाती हैं, ऑर्डर प्लेस किया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन कहना चाहिए, रिसीविंग, इंस्पेक्टिंग और स्टोरिंग होता है, क्वालिटी का कंट्रोल होता है या क्लैरिकल और जो स्टाफ होता है वो इस चीज को चेक करके इंश्योर करता है कि हाँ जी अब ये सामान हमारा आ गया। इस सबको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है उस इन्वेंट्री कॉस्ट पर। उसके अलावा कैरिंग कॉस्ट, जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तब आप तक पहुंचने के लिए जो चीजें जहां जहां जिस चीज में टाइम लग सकता है या एफर्ट लगता है या पैसा लगता है, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती है। जैसे वेयर हाउसिंग या स्टोरेज हो सकता है, हैंडलिंग हो सकती है, क्लैरिकल स्टाफ का इनकम जो सैलरी वगैरह होता है वो होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती है, उसके इंटरेस्ट वगैरह प्रीमियम होते हैं, टेट्राइडेशन या श्रिंकेज, कोई चीज में कमी हो जाए, इवेपोरेशन हो जाए या ऑब्सोलेंस यानी फैशन से आउट हो जाए, इन सारी चीजों को भी हम इस कैरिंग कॉस्ट में शामिल करते हैं। टैक्सेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जिस पर हमें इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है, ये सारी चीजें हमारी कैरी कॉस्ट में शामिल होती हैं। अब एक तीसरी बात आती है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट कहता है, मान लेते हैं कि हमारा सेल में लॉस हो जाए, जितना बिकना चाहिए था वो बिके ही नहीं, तो हमारे जो स्टॉक से माल निकला ही नहीं, यानी जो बिक सकता था वो बिका नहीं, तो भी एक बड़ा बहुत नुकसान होता है। तो ये इसको कहते हैं हम स्टॉक आउट कॉस्ट। या फिर हम डिलीवरी कमिटीज जो होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, उनको मैच ही नहीं कर पाए, यानी हमसे उम्मीद थी हम लोग 2000 यूनिट को निकाल देंगे, बेच देंगे, लेकिन अगर हम 700-800 यूनिट्स बेच पाए या उन्हें दे पाए, तो इसका ये मतलब है हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत हाई हो गया। तो चाहे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो, चाहे कैरिंग कॉस्ट हो, चाहे हमारा स्टॉक आउट कॉस्ट हो, इन पे हमें प्रॉपरली और टाइमली हमें इस पे ना केवल निगाह रखनी होती है बल्कि टाइमली कंट्रोल करना होता है, ताकि कि हम इन कॉस्ट को कम से कम रख सकें और हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट हाई ना होने पाए। क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट अगर हाई हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहते हैं इसके खतरे हैं, अगर ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाए तब भी और अंडर इन्वेस्टमेंट हो जाए तब भी। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से प्लान करना होता है और उस पर कंट्रोलिंग करनी होती है। तो अब बात करेंगे कि क्या होता है अगर हमारा ओवर इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो एक बात यकीन मान लो, हमने पैसा लगाना चाहिए था 2 लाख रुपया पर लगा दिया हमने 3.5 लाख रुपया, तो ये जो 1.5 लाख
लाख रुपए ओवर इन्वेस्टमेंट किया है, इसके क्या खतरे होंगे? लिक्विडिटी का खतरा हो जाएगा, फिजिकल डिट्रॉयटेशन हो जाएगा इन्वेंट्रीज का, आप सोचो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस्ट हो जाएगा, और एक्सेसिव कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये सारी बातें तो वो ही जो ओवर इन्वेस्टमेंट से होंगी। और अगर हमने कहा कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन हमने किया सिर्फ 1.5 लाख का, 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये जो थोड़ा पैसा हम बचा लेते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा नुकसान करवा देता है। इसको बोलते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट के खतरे। अब इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन होल्ड अप करना या लॉस ऑफ लेबर आवर्स का नुकसान सहना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा ये कहता है डिलीवरी कमिटमेंट्स को हम मीट नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट हमने कम किया तो हम जो कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कहते हैं कस्टमर जो है हमारा, हमारे से लेकर के अपने कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस शिफ्टिंग ऑफ कस्टमर, आप यकीन मान लीजिए, डिमांड शिफ्टिंग से भी ज्यादा नुकसानदायक होती है, ठीक है। और हमारी इससे सारा ओवरऑल जो बात होगी, हमारे फर्म की इमेज और गुडविल पर इम्पैक्ट आ जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव इम्पैक्ट आने का मतलब है एक गुडविल बनाना बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक गुडविल के खराब होकर के वापस से बनाना उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। तो एक जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो गुडविल बनाए या ना बनाए, लेकिन अपनी गुडविल खराब ना होने पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को उसे एक्सेप्ट करते हुए उसी के दिशा में काम करने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ओवरव्यू दे दिया। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इससे आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किस किस तरीके से इसकी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।